Hello guys, welcome back to my YouTube channel, that is Biology at your fingertips, and today we are going to start NCERT of 11th class and we are going to study the very first lesson, that is the living world। और हमें आगे तैयारी कैसे करनी है, पहले आप मेरी वीडियोस देखिए जिसमें मैं आपको NCERT के जो मेन पॉइंट्स है जो कि अक्सर समझ में नहीं आते आप लोगों को, उन पॉइंट्स को बताऊंगा और फिर आप जाके एक बार NCERT को देखिए, आपको पूरी NCERT क्लियर हो जाएगी। तो अभी मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ एनसीईआरटी के। सबसे पहले तो इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले एक पेज दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है व्हाट इज बायोलॉजी, तो हमें उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। जिस भी तरीके की लाइफ हमारे मतलब कि यूनिवर्स पे प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उन सब की स्टडी को प्लस उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस को, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जिस स्ट्रीम के अंदर हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज बायोलॉजी। उसके बाद आपका एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन आता है हर यूनिट से पहले, दिस इज यूनिट 1। तो एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन आया दैट इज अर्नेस्ट मेयर, और इन्होंने दो इंपॉर्टेंट काम किए थे जो कि एम्स और पीएमटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये दो काम याद करने। एक तो इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं दैट बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर प्लस ही इज नोन एज 20th century's डार्विन। ट्वेंटियथ सेंचुरी का डार्विन इन्हें कहा गया है इनके काम के बेसिस पे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड डार्विन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन बायोलॉजिकल साइंसेस फील्ड। सो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज प्लस 20th सेंचुरी का डार्विन इन्हें कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि जब एनसीईआरटी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उसमें इस चैप्टर में बताया हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट अडेप्टेशंस। हम हॉर्स देख लें या फिर अगर हम सी की बात करें तो वहाँ भी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज मिलेंगी। अगर हम सैंड की बात करें तो उसमें भी हमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरियाज मिलेंगे, और इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जितनी की यूनिट्स आएंगी इकोलॉजी वगैरह, तो उनमें भी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एंड में हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज लाइफ, लाइफ आखिर है क्या। दो तरीके से हम इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो हम ये सोचें कि हमें लाइफ मिली क्यों है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है, या फिर हम ये सोचें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें फोकस करना है सेकंड क्वेश्चन पे बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स नॉट ऑफ फिलोसफी। तो हम बात करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रोथ हमें होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, या फिर हम सोचेंगे रिप्रोडक्शन, या फिर हम सोचेंगे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब अपनी जगह पे ठीक है बट इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि परफेक्टली हमें डिफरेंस बताते हैं एक लिविंग और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच। सो हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एनसीईआरटी में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। अब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, दैट इज डिवीजन, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज हैविंग ग्रोथ। ये ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के कारण होती है। हमें पता है हम खुद एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हम जब आगे सेल साइकिल पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में भी सेल डिविजन्स हो रही हैं, और उसी की वजह से हमारा शरीर मतलब कि इतने सारे ऑर्गन्स को बना पाता है, जो कि फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट से अगर हम इतने बड़े एक ऑर्गेनिज्म बने हैं मल्टीसेलुलर, तो हम सेल डिवीजन की वजह से ही बने। उसके बाद प्लांट में जो सेल डिवीजन होती है वो पूरी लाइफ चलती रहती है। हम देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, प्लांट की ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है, और इवन कई प्लांट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट बम्बूसा टुल्डा, तो वो बहुत ज्यादा उगता है, दैट इज कॉमन बम्बू। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होगी और एक टाइम पे जाके वो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को जरूरत होती है रिपेयर की। अगर हमारे शरीर में कोई टिश्यू लॉस हुआ है या फिर हमारे शरीर में किसी सेल को डैमेज पहुंचा है,
तो हमारे सेल्स डिवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस सेल के डैमेज को वो पूरा कर पाएं। इसीलिए एनिमल्स में एक तरीके से ग्रोथ एक पर्टिकुलर पीरियड पे जाके रुक जाती है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो कुछ सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें की डिवाइड करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल नर्वस सेल, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कभी दोबारा रीजनरेट नहीं करते। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नोट इट डाउन। जो प्लांट रहते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, और हम ये देख सकते हैं इन विट्रो कल्चर करके। इन विट्रो मतलब कि अगर हम नेचुरल कंडीशंस में किसी चीज को उगा के देखें या फिर कल्चर करके देखें, तो फॉर एग्जांपल हमने ये एक ऑर्गेनिज्म लिया, इसके बाद अगर हम इन विट्रो कल्चर में इसके सेल्स की काउंटिंग करें तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिवाइड हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई है या नहीं। उसके लिए हम कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन विट्रो कल्चर। आफ्टर दैट अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम एक एग्जांपल लें, तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, बट उस टाइम वो सेल डिवाइड कर रहा होता है लेकिन वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। सो द ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, वो जब ग्रो करता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उसके बाद वो दो भागों में बाइफरकेट हो जाता है जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो हम एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन क्योंकि साथ साथ हो रही है, तो उन्हें कहा जाता है म्यूचुअली inclusive event. That is very important, mutually inclusive and mutually exclusive event. In unicellular organisms the growth and reproduction are mutually inclusive, and in multicellular organisms both of these processes are mutually exclusive, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से होती हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है accumulation of material। इसे एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है एलिमेंट्री बायोलॉजी में, दैट इज accretion। ए है accretion। एक्रीशन मींस अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। हम देखते हैं कि हमने मतलब कुछ दिन पहले अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा हो तो जो हिमालयाज रेंज है उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का मटेरियल आके अक्यूमुलेट हो रहा है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रीशन। चाहे वो सैंड हो, चाहे वो कुछ और मटेरियल हो, जब किसी चीज के ऊपर एक्यूमुलेट होता है इसका मतलब उसका मास बढ़ रहा है, यानी कि वो भी ग्रो कर रहा है। क्योंकि अगर ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और माउंटेन में भी मास का इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैंड ड्यून्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सारे ग्रो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के फर्क को प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करता। और अगर हम बात करें इंटरनल ग्रोथ की, तो उसको एक टर्म दी जाता है इनटू ससेप्शन। जब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं एक्रीशन, विच इज ड्यू टू द accumulation of material, and into susception is the internal growth of a particular organism. So internal growth can be taken as a standard measure, but simply growth cannot be taken as a standard measure for differentiating between living and non living organisms. उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हमें लगता है कि सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही रिप्रोड्यूस करेंगे। एक तरीके से आपकी बात ठीक भी है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स। स्टेराइल ह्यूमंस, जो वर्कर बीज रहती हैं, वर्कर बीज जो इंटरस्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो दो पर्टिकुलर अलग अलग स्पीसीज की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूल। ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से स्टेराइल होते हैं, और इनकी स्टेराइल जो होने की क्षमता है, तो उसे हम नहीं कह सकते कि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वो जीते तो हैं ही। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट द प्रॉपर थिंग विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन एनसीईआरटी, दैट इनवेरिएबिलिटी एंड इम्प्लिसिटी। अगर हमें वेरिएशंस चाहिए किसी भी मतलब कि कॉम्बिनेशन के बाद, अगर हमें वेरिएशन चाहिए तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम प्रॉपर्ली हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर सकते, हो सकता है किसी की नाक मम्मी पे गई हो, आंख पापा पे गई हो, इस प्रकार के जो वेरिएशंस आते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि वेरिएशंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक चेंज ही नहीं आता। उसके बाद कुछ रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स दे रखे कि फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है। फंजाई रिप्रोड्यूस करता है अलग अलग मेथड से, जिसमें से कुछ है असेक्सुअल स्पोर्स।
असेक्सुअल स्पोर्स। और बडिंग कौन कौन करता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। बडिंग का मतलब रहता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये, इसमें से एक छोटी सी एक्सटेंडेड पार्ट निकलेगा और फिर वो पूरे पेरेंट से डिटैच हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि बर्ड पूरे ऑर्गेनिज्म के साइज के बराबर हो, बर्ड हमेशा छोटा रहता है। बट जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, फॉर एग्जांपल इन स्पायरोगायरा, जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। और जब हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन की, तो उसमें भी एक ऑर्गेनिज्म से जो दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उन दोनों का साइज बराबर होगा। फ्रेगमेंटेशन में भी छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी फ्यूजन में ये बराबर होते हैं, लगभग सेम साइज के। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो आपने प्लेनेरिया का नाम सुना होगा, विच इज अ प्लेटीहेल्मिन्थ प्लेनेरिया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होती है। तो ये कुछ मेथड है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी प्लस प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस। इन सब में फ्रेगमेंटेशन होती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं और बाकियों में ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मतलब कि टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो आगे की एनसीईआरटी अगर आप ये लेक्चर लेने के बाद पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। Thank you so much guys for watching this video. If you really like this video then press the like button, and if you are new just subscribe to my channel and tell your friends to subscribe my channel too. Thank you so much guys. We will meet tomorrow.